Today we will discuss about the length contraction and the time dilation. Let us consider two frame. One frame is S in which the three axes X, Y, Z, and this frame is at rest. Another frame S dash. Another frame is S dash which is moving with the velocity V compared to the velocity of the frame S in which X dash, Y dash and Z dash are the axes. Let us consider a rod which is of length L naught, which is of length L naught in the frame S dash. तो L0 जो है वो किसके बराबर होगा, इसमें हमारे पास ये इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x2 डैश और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 डैश आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास लेंथ है वो L नोट बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, x2 डैश माइनस x1 डैश। ये हमारे पास जो लेंथ है वो S डैश फ्रेम में आ जाएगी, जो फ्रेम हमारे पास v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द x डैश डायरेक्शन। Now if we see this rod from the frame S, then the length of this frame from the in the frame S, it is seen that the coordinate of the rod from the S frame, that will be x2 and x1 of the same rod at the same time, that will be x। सो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो S फ्रेम से इसकी आ जाएगी x2 माइनस x1 जो L के बराबर होगी। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन x2 L एंड L नोट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा है आज जो पीछे हमने लेक्चर लिया था, लास्ट लेक्चर लिया था, उसमें जो x डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास x से कैसे रिलेटेड होगी, x डैश जो है x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमने निकाला था, जिसको हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इसी तरह से जो हम इसमें x2 डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, x2 माइनस वी टी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली x1 डैश की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास x1 माइनस वी टी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अगर हम इसको x2 डैश माइनस x1 डैश को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L नोट आ जाएगा। L नोट क्या है, जो लेंथ है, ये लेंथ है हमारे पास फ्रेम S डैश में जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है x2 डैश की और x1 डैश की यहाँ रख दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास x2 माइनस x1 जो है वो लेंथ है रोड की इन फ्रेम S, तो वो क्या हो जाएगी L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास L बराबर L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसलिए हम कहते हैं कि ये बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी v, body moving with a velocity v relative to an observer appears to be observed to be contacted। ये कॉन्टैक्ट होगी क्योंकि L की वैल्यू क्या हो गई, लेस हो गई। कितनी लेस हो गई, ये हो गई हमारे पास L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगी ये। तो लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन बाई ये फैक्टर, कितने फैक्टर से कांटेक्ट हो गई, L1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है तो कांटेक्ट हो गई, ये कम हो गया। वेयर एज इट्स डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आर अफेक्टेड, यानी कि y डैश और z डैश में, यानी कि y और z में जो है वो मोशन हम नहीं ले रहे हैं, वो अफेक्ट नहीं करते हैं। अफेक्ट कौन सा करता है, सिर्फ x डायरेक्शन में जो मोशन है वो अफेक्ट कर रहा है। नाउ कम्स टू द टाइम डायलेशन, टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें देखना है इन फ्रेम S डैश। जबकि जो S डैश फ्रेम है जो हम कह रहे हैं वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम S, है ना। तो हम ये कहते हैं कि एक क्लॉक मूविंग विद वेलोसिटी v, एक क्लॉक मूविंग विद वेलोसिटी v। अगर एक क्लॉक है हमारे पास, एक क्लॉक है, ये क्लॉक है मूव करती है, ये वेलोसिटी इसमें S डैश फ्रेम में किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये क्या है हमारे पास, क्लॉक है, क्लॉक मूव कर रही है, क्लॉक मूविंग विद द वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू द एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पर है, फ्रेम S में है हमारे पास। appears him to have slowed down by a factor of 1 upon under root 1 minus v square upon c square then when at rest with respect to him। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास
दो टाइम है, दो टाइम इंटरवल, इसमें टाइम इंटरवल हमने ले लिया, ये टाइम इंटरवल हमने लिया, ये हमारे पास t1 डैश था यहाँ पर टाइम, और ये वहाँ पर t2 डैश था। कब था? जबकि ये फ्रेम s डैश में हम देखें तो s डैश में हमारे पास जो t0 है वो t2 डैश माइनस t1 डैश के बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसी टाइम को s फ्रेम से देखें, इस फ्रेम में देखें जो कि कांस्टेंट है, मूव नहीं कर रहा है, तो उस फ्रेम में इसका जो टाइम है t, इस एट द सेम इंस्टेंट ये t2 माइनस t1 के बराबर होगा। यहाँ पर ये t2 होगा और यहाँ पर t1 होगा। अगर हम s फ्रेम से देखें तो हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से जो रिलेशन निकाला था t इक्वल टू टी डैश प्लस एक्स डैश v अपॉन सी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था। तो इसलिए t2 डैश, t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? t2 डैश प्लस एक्स डैश v अपॉन सी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरह से t1 की वैल्यू t1 डैश प्लस एक्स डैश v अपॉन सी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगी। अतः t की जो वैल्यू है t2 माइनस t1, इससे आ गई हमारे पास इक्वेशन 5 से। तो ये वैल्यू यहाँ से हम t2 और t1 की वैल्यू इन इक्वेशन से हम यहाँ से इसमें रख देंगे, तो ये t2 डैश माइनस t1 डैश डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगी। और t2 डैश माइनस t1 डैश की जो वैल्यू है वो s डैश फ्रेम में है, वो क्या वैल्यू है? t नॉट के बराबर है। तो t इक्वल टू टी नॉट और डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगी। अतः हम कहते हैं, यही हमने क्या कहा कि हमारे पास t की जो वैल्यू है वो t0 से बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में से डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ए क्लॉक मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर अपीयर्स हिम टू हैव स्लो डाउन बाई ए फैक्टर ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर देन व्हेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिम। थैंक यू।